नमस्कार, प्रज्ञानम चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम अपनी उस सीरीज जिसे हमने योग चिकित्सा के नाम से प्रारंभ किया है, योग थेरेपी के नाम से स्टार्ट किया है, उसमें आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि हमने पिछले दिनों देखा था कि हमने बात की थी आपसे कि योग चिकित्सा का इतिहास क्या है, और उस इतिहास की बात करते हुए हमने आपको कई एग्जाम्पल्स दिए थे और नए कुछ योगियों के बारे में जो जिन्हें हम लोग नहीं जानते हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। और ऐसा नहीं कि हमने वहाँ पर सब कुछ कवर कर लिया है, अभी भी बहुत सारी डायमेंशंस हैं जहाँ पर जिनका योगदान हम लोगों को योग में पता नहीं है, उनके बारे में भी बहुत कुछ है। उसको आप अपने स्तर से सर्च कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। ये स्कोप तो हर समय शिक्षा में, एजुकेशन में बना ही रहता है। हम आगे योग चिकित्सा में, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि फंडामेंटल्स ऑफ योग के मूलभूत तत्वों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि इस पर चर्चा करना आवश्यक क्यों है? क्योंकि योग चिकित्सा में आगे बढ़ने से पहले हम सबको यह जानने की आवश्यकता है कि योग के मूलभूत तत्व क्या हैं, जिनके कारण योग आगे बढ़ता है, योग की क्रियाएं हो सकती हैं और योग चिकित्सा की जा सकती है। इसलिए हमें योग के मूलभूत तत्वों को जानना होगा ताकि हम उन तत्वों को दृष्टि में रखते हुए योग की प्रक्रियाओं को कर सकें और करा सकें। क्यों? ऐसा नहीं केवल हमें करना है, हमें कराना भी है। करने के लिए और कराने के लिए, दोनों के लिए हमें योग को जानना होगा। इसलिए यह परम आवश्यक है कि उन तत्वों को जाना जाए जिनके बिना योग आगे बढ़ नहीं सकता, जिनमें परिवर्तन संभव है, जिनमें चेंज होगा ही। योग करेंगे तो वहाँ परिवर्तन भी होगा। तो ये सब जब तक हमें योग के फंडामेंटल्स पता नहीं है तब तक हम कैसे जान पाएंगे। तो इसलिए हमने ये सोचा कि योग चिकित्सा की परिभाषाएं आपको बताएं, योग चिकित्सा के सिद्धांत आपको बताएं। तो उससे पहले दो चीज़ें हमें जानने की आवश्यकता है। पहला है योग के मूल तत्व। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी विषय को जानने के लिए उसके मूल को जानना आवश्यक होता है, उसकी जड़ को जानना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए हम शरीर रचना और क्रिया विज्ञान पढ़ते हैं। तो शरीर रचना क्रिया विज्ञान में पढ़ते हैं तो शरीर विज्ञान में पढ़ाया जाता है कि सबसे छोटी इकाई शरीर की क्या है? कोशिका है। तो ऐसे हम जब दूसरी उनके अंदर पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या पाते हैं? बहुत सारे ऑर्गन्स पाते हैं। उसमें एक ऑर्गन है किडनी। किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। ऐसे हम वहाँ पर पाते हैं कि नर्व सिस्टम है। नर्व सिस्टम की सबसे छोटी इकाई क्या है? न्यूरॉन है। तो ऐसे ही योग की सबसे छोटी इकाई, फंडामेंटल एलिमेंट क्या है? क्वेश्चन है, आप इस समय सोच भी सकते हैं। हो सकता है इसके बहुत सारे आंसर आपको आ जाए, लेकिन क्या वे आंसर हमारे आंसर से मैच करते हैं? आगे देखते हैं। तो आप सबने पढ़ा होगा कि योग में अष्टांग योग, हठ योग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, लय योग और ऐसे बहुत सारे योगों की चर्चा हम सबने पढ़ी है। योग के स्टूडेंट हैं, योग के जिज्ञासु हैं, योग के साधक हैं, तो हम जानते हैं कि योग बहुत प्रकार का है। और जो अष्टांग योग, राजयोग, हठ योग और दूसरे योग में प्रयुक्त होते हैं, गहनता से विचार किया जाए कि कौन से वह एलिमेंट हैं जो इन सारे योग में प्रयोग किए जा रहे हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट जिसकी हम चर्चा करना चाहते हैं, जिसके लिए जो योग करेंगे तो आवश्यक है और जिस पर योग का प्रभाव भी पड़ेगा, वो योग में इन्वॉल्व भी होगा और जिस पर योग का प्रभाव भी पड़ेगा, तो वो क्या है? शरीर है। हमारा ये शरीर ना हो, योग करेगा कौन? योग करेंगे किसके माध्यम से? तो सबसे बेसिक जो मूल है, फंडामेंटल, जिसके बिना योग आगे नहीं बढ़ सकता, दैट इज आवर बॉडी। और इसीलिए आयुर्वेद के ग्रंथों में शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर हमारा माध्यम है सभी धर्मों के साधन का। और शरीर ये प्रथम है, आद्यम है, प्रथम है। किसमें? कुछ भी करिए, बिना शरीर के नहीं संभव है। इसीलिए हमारे पुराणों में एक वक्तव्य आता है कि देवताओं को भी शरीर धारण करना पड़ता है अपने मोक्ष के लिए। तो क्योंकि बिना शरीर के साधनाएं नहीं हो सकती। साधना करना है, योग साधना करना है तो शरीर चाहिए, और योग एक साधना है, हम सब जानते हैं। तो दूसरा एलिमेंट क्या है? दूसरा सबसे आवश्यक तत्व है मन। और ऐसा कहा जाता है कि यदि हमारा शरीर अपने सूक्ष्म रूप को प्राप्त करना चाहे, सूक्ष्म में विलीन होना चाहे, तो क्या बनेगा? तो बनेगा मन। और हमारा मन अपने को विस्तार देना चाहे तो उसका स्वरूप कैसा होगा? जैसा हमारा शरीर है वैसा ही होगा। ये मिलता है, वर्णन मिलता है। आप टेक्स्ट पढ़ते रहते हैं, ग्रंथ पढ़ते रहते हैं, तो आपने भी कहीं कहीं ये पढ़ा होगा। और मन के बाद
जो इसके अगला तत्व है वो है प्राण। बिना प्राण के न मन काम करेगा न शरीर काम करेगा, क्योंकि जिस दिन ये प्राण इस शरीर से चला गया, इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं, कोई नाम नहीं लेता। बॉडी नाम क्या हो जाता है? बॉडी। बॉडी को डिस्पोज कब करोगे? कोई डॉक्टर, कोई मास्टर, कोई इंजीनियर, कोई पर्सनालिटी नहीं बचती, केवल प्राण ना रहे। तो तीसरा तत्व क्या है? प्राण तत्व है। और सब लोग जानते हैं कि इससे भी ज्यादा आवश्यक तत्व किससे? शरीर से, मन से, प्राण से एक चौथा तत्व है जिसे क्या कहा गया? चेतन तत्व कहा गया, चेतना कहा गया। मनुष्य में मन भी है, प्राण भी है और चेतना भी है। वो चेतना कैसी है? मानवीय चेतना है। और उस मानवीय चेतना में दैवीय तत्व भरने हैं, उस चेतना को उठाना है। ये सब कैसे होगा? ये योग से होगा। अब आप सोच कर देखिए, बिना शरीर के, बिना मन के, बिना प्राण के, बिना चेतना के योग हो सकता है क्या? और योग का प्रभाव इन्हीं चीजों पर पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि योग चिकित्सा को जानने के लिए उपयुक्त तत्वों को जानना होगा, तभी आप यह जान सकेंगे कि महर्षि पतंजलि ने पातंजलि योग सूत्र के दूसरे सूत्र में ही ये वर्णन कर दिया। क्या? योगश्चित्त वृत्ति निरोध। क्या कहा? योग हो जाएगा कब? जब चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाएं। चित्त क्या है? आप कहोगे मन, बुद्धि, अहंकार का सम्मिलित रूप चित्त है। तो ये चित्त अगर हमारा मन है, बुद्धि है, तो वहां पर क्या उन्होंने कहा? मन की ही तो बात की है उन्होंने। और दूसरी, हम लोग सब हठयोग में पढ़ते हैं। हठयोग क्या है? इड़ा पिंगला। इड़ा पिंगला में क्या बहता है? प्राण बहता है। हठयोग जब भी जानकारी देता है, प्राण की देता है। वो प्राण के बहने की, कहाँ रहता है, कैसा होता है, किन के माध्यम से, तो नाड़ियों को शुद्ध करने की वही बात कहता है, वो चक्रों की बात कहता है, वो पत्तिकाओं की बात कहता है, 72,000 नाड़ियों की बात कहता है, क्योंकि प्राण की बात करता है। और हमने राजयोग पतंजलि महर्षि पतंजलि के पातंजलि योग सूत्र की बात की, मतलब राजयोग की बात हो ही गई, हठयोग की बात हो ही गई। अब दो बातें बच गई। क्या? चेतना। चेतना का पूरा ज्ञान योग का ज्ञान है। हम सांख्य योग में क्या पढ़ते हैं? प्रकृति और पुरुष। पुरुष क्या है? चेतन तत्व है। तो ये जो हैं ये फंडामेंटल हैं किसके? योग के। और इसी चेतना के स्तर को हमें उठाना पड़ता है। कहाँ तक उठा कर ले जाना पड़ता है? परमात्म चेतना तक ले जाना पड़ता है। कैसे ले जाएंगे? इस चेतना को रिफाइन करना पड़ता है, बहुत प्योरीफाई करना पड़ता है। जब हल्की चीजें होती हैं तो ऊपर उठती हैं। हाइड्रोजन हल्की है, ऊपर उठती है। हीलियम हल्की है, ऊपर उठती है। चेतना हल्की होगी, ऊपर जाएगी। और भारी किस चीज से होती है? तो बताया गया सत रज तम, ये तत्व हैं, ये गुण हैं जिनके कारण चेतना भारी होती है। पहले कहते हैं तामसिक नेचर को खत्म करो, फिर राजसिक को खत्म करो, और फिर कहते हैं सतो गुण को भी खत्म करो, क्योंकि ये गुण है, ये तो बांधते हैं। भगवत गीता कहती है। तो बांधते किसको है? चेतना को बांधते हैं, पर उठने नहीं देते। इसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा, और बियॉन्ड जाने का तरीका क्या है? योग है। तो योग करेंगे तो शरीर में भी परिवर्तन, न तस्य रोगो जरा न मृत्यु। मन में परिवर्तन, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, प्राण में परिवर्तन और चेतना में परिवर्तन। तो ये चार जो फंडामेंटल्स हम आपको आज बता रहे हैं, आप पढ़िए, इनके बारे में और जानकारी इकट्ठा करिए। चेतना क्या है? ह्यूमन कॉन्शियसनेस। बहुत सारे प्रोफेसर्स ने अपनी बुक्स में लिखा है ह्यूमन कॉन्शियसनेस के बारे में। प्रोफेसर ईश्वर भारद्वाज जी की किताब भी है ह्यूमन कॉन्शियसनेस पर, आप उनको पढ़ सकते हैं और वहाँ से चेतना के बारे में जान सकते हैं। और हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। इसके बाद जो अगली वीडियो हमारी आएगी वो आएगी प्रिंसिपल्स ऑफ योग। योग थेरेपी नहीं, योग के सिद्धांत क्या हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो सिद्धांत पढ़ रखे वही सिद्धांत है क्या, या मैं कुछ और बताता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।